महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को ही आ गए थे, लेकिन अभी भी नई सरकार गठन में देरी हो रही है। महायुति को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन अभी भी महायुति या यूं कहे तो बीजेपी अभी यह तय नहीं कर पा रही है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार टीवी मीडिया अलग अलग कयास लगा रही है, अलग अलग दावे और अलग अलग बातों का हवाला दिया जा रहा है। टीवी मीडिया कह रहा है कि एकनाथ शिंदे महायुति छोड़ेंगे, महायुति एकनाथ शिंदे के बिना ही सरकार बनाएगी, यानी कि शिंदे के बिना ही महाराष्ट्र में सरकार बनाई जाएगी। ये हम नहीं, लगातार टीवी मीडिया पर आप डिबेट देख रहे होंगे, लेकिन अहम सवाल यह है कि आखिर एकनाथ शिंदे का फैसला क्या है। सवाल यह है कि आखिर प्रचंड बहुमत के बावजूद भी एक हफ्ते बीत गए, नतीजे आते हुए अभी भी नई सरकार गठन में देरी क्यों हो रही है, और क्या सच में एकनाथ शिंदे नाराज हैं? क्या सच में एकनाथ शिंदे महायुति छोड़ेंगे? हम तमाम बातों को गहराई से समझेंगे, पॉइंट दर पॉइंट। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल है, लगातार टीवी मीडिया में आप देख रहे होंगे, तमाम थंबनेल लिखा जा रहा है कि महायुति छोड़ेंगे एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे के बिना ही महाराष्ट्र में नई सरकार बनेगी। आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या इस प्रकार के जो दावे वादे या हवाला दिया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए नीतीश, क्या है कि जब से टीवी का माध्यम जो है वो 24 घंटे का हुआ है जी, तो आपको कुछ ना कुछ तो बोलना है, कुछ ना कुछ तो दिखाना है। आप कुछ दिखाएंगे नहीं तो टाइम स्पेंड जो है आपका, या टाइम जो है स्लॉट जो है वो भरेगा कैसे? तो इधर उधर की बातें, सूत्रों के हवालों से खबरों पर आपने जितनी भी खबरें अभी देखी होगी, उसमें मीडिया दावा कर रहा है, बिल्कुल उस पर किसी का पुख्ता बात नहीं है कि हाँ ये होगा। सब कह रहे इसके हवाले से, उसके हवाले से, किसका हवाला है उन्हीं को नहीं पता। और मीडिया के जो हवाले हैं, सूत्रों के हवाले से जितनी खबरें आती है, उसका क्या हश्र होता है, ये पिछले 10-12 सालों में हमने देखा। 2014 के बाद से वो राजस्थान में 10 मुख्यमंत्रियों के नामों की प्लेट चलती है, बनता 11वां है। मध्य प्रदेश में 20 नाम चलाते हैं, 21वां बन जाता है। मतलब मीडिया समझ ही नहीं पाता है। तो महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसके पीछे का खेल आप समझिए। खेल यही है कि कुछ ना कुछ बोलना है, 24 घंटे का टाइम है आपके पास, उसमें कुछ ना कुछ भरना है। तो कोई कुछ बोल दे रहा है, कोई कुछ बोल दे रहा है, तो आप एक स्पेकुलेशन के आधार पर कुछ ना कुछ खिचड़ी पका दे रहे हैं। मूल तथ्यों पर आपको जाना चाहिए, जो कुछ चल रहा है उस पर आपको बात गौर फरमानी चाहिए, होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि क्या 2-3 सवाल आपने मुझसे पूछे, और सवाल का मैं तथ्यों के साथ परत दर परत जवाब दूंगा। पहला सवाल, क्या एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे? अहम सवाल है ये। इस सवाल का तथ्यान्वेषण करते हैं हम लोग। छिद्रान्वेषण कुछ लोग करते हैं, हम तथ्यान्वेषण करेंगे। तथ्यों के आधार पर क्या यह संभव है कि एकनाथ शिंदे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को छोड़ सकते हैं? पहला कारण, एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं छोड़ेंगे, पहला कारण मैं दे रहा हूं, क्योंकि एकनाथ शिंदे की जो ताकत है, एकनाथ शिंदे जो आज है, वो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत है। बिल्कुल इस बात का जिक्र उन्होंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि मुझे मोदी और शाह साहब ने बहुत सहयोग किया, मेरे साथ वो खड़े रहे। शिवसेना के जब 2 टुकड़े हुए, एक शिवसेना का मामूली सी शिव सैनिक, जिसको मामूली, ये उद्धव ठाकरे की भाषा है, जो कभी दिगे साहब का ड्राइवर हुआ करता था, एक मामूली पार्षद था, और वहां से एक शिवसेना का कार्यकर्ता बड़ी बगावत करता है, 40 विधायकों के साथ पार्टी तोड़कर आ जाता है। क्या ये एक अकेले कार्यकर्ता के बस की बात है? ये जब तक आपके साथ कोई बड़ी ताकत ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी वहां से शिंदे के साथ है। शिंदे पर बहुत सारे एहसान है भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी से शिंदे साहब बगावत नहीं करेंगे। वो करेंगे तो उद्धव ठाकरे का क्या हश्र हुआ आज देख रहे हैं आप। तो कोई नहीं चाहेगा कि इस वक्त जो सत्ता में, जिसके पास ताकत है, जिसके पास धन बल है, शक्ति बल है, उसके साथ कोई बगावत करे, उसके साथ कोई बैर ले ले। तो पहला तथ्य यह है कि शिंदे साहब कहीं छोड़ के नहीं जा रहे बीजेपी को। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव लड़वाया शिंदे साहब को, और शिंदे साहब की जो सीटें जीत कर आई है, ये जो राजनीतिक विश्लेषक बन के जो टीवी पे बैठते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो ट्विटर पर लिखते हैं, उनको शायद जानकारी है ये, दर्शकों को मूर्ख समझते हैं कि कई ऐसे नेता थे जिनको फडणवीस ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिलवाकर
शिंदे साहब की पार्टी में ज्वाइन करवाया चुनाव से पहले। क्यों? क्योंकि जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दावा था उस उम्मीदवार का, वो सीट शिंदे के कोटे में चली गई। अब लेकिन उस उम्मीदवार को भी लड़ाना है और शिंदे को भी नाराज नहीं करना है, तो कहा जी ठीक है तुम पाला बदल लो। तो ऐसे लगभग अजीत पवार गुट में और शिंदे साहब के गुट में लगभग 20 विधायक है जो बीजेपी के नेता है, जो उस सिंबल पर चुनाव जीते हैं। तो क्या अजीत पवार बगावत करेंगे और शिंदे साहब बगावत करेंगे तो वो लोग वहां रहेंगे? नहीं। इसलिए दूसरा ये कारण है कि कोई अजीत पवार या कोई शिंदे बगावत करने नहीं जा रहे हैं। तीसरा एक कारण, अहम कारण ये है, आने वाले दिनों में मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव होने हैं, और निकाय चुनाव से पहले जिस तरह के हालात महाविकास अघाड़ी के हुए, विधानसभा चुनाव से पहले अंत तक जिस तरह से आपस में वो लड़ते रहे, उनकी भिड़ंत चलती रही सीटों के बंटवारे को लेकर, लेकिन जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ पहले दिन तीनों महायुति के नेताओं ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी एकजुटता दिखाई। उसका नतीजा रहा कि इतने बढ़िया आंकड़े उनको मिले। तो ये नहीं चाहेंगे, सिर्फ खिचड़ी मीडिया के द्वारा पकाई जा रही है। एकनाथ शिंदे खुद मीडिया में आकर कह चुके कि जो अमित शाह फैसला लेंगे, जो मोदी फैसला लेंगे, वो मुझे शिरोधार्य है। शिवसेना के नेता ये कह चुके हैं कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने के लिए भी तैयार है। तो बाकी मीडिया में क्या खिचड़ी चलती है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर रहा। लेकिन कुछ चैनल सर कह रहे हैं कि इंडिया गुट यानी कि एमवीए से शिंदे को सीएम बनने का ऑफर दिया जा रहा है। इसी वजह से ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि महायुति शिंदे छोड़ देंगे। एक खबर इसी में मैं जोड़ दूं कि जो जितेंद्र आव्हाड है, शरद पवार गुट के नेता है, मुंबई की एक सीट है, वहां से वो जीते, बड़े अंतर से जीते, वो एकनाथ शिंदे के आवास पर मिलने गए थे 2 दिन पहले। उसके बाद भी बड़े कयास लगाए गए कि शरद पवार चाणक्य जो है वो वाला खेल करने जा रहे जो उद्धव ठाकरे के वक्त उन्होंने किया था। लेकिन जितेंद्र आव्हाड का ऑफर और शिंदे की एक्सेप्टेंस, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और आप सीटें जोड़ लीजिए, इंडिया गठबंधन सारी ताकत मिला ले, 46 अपने मिला ले, 2-4 ओवैसी, समाजवादी पार्टी, सब मिला के 50-51 आप होते हैं। उसके बाद 57 इनके मिला लीजिए, 57 में मैंने बताई दी, 20 दोनों के, इसमें तो बीजेपी के लोग हैं, वो थोड़ी रहेंगे। तो आपका आंकड़ा ही पूरा नहीं हो रहा है। इंडिया गठबंधन तो ऐसे तो राहुल को भी प्रधानमंत्री बना सकता है, जैसे शिंदे को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ऐसे तो राहुल भी प्रधानमंत्री बन सकता है। नीतीश भी आ जाएगा, चंद्रबाबू भी आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे, तो राहुल प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो ये ख्याली पुलाव है, ये वो बिरबल की खिचड़ी है जिसको पकाते रहिए आप। तो ये ख्याली पुलाव है नीति। लेकिन जिस तरीके से सर झारखंड में जेएमएम और उनके सहयोगियों को बहुमत मिला, वहां पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए और सरकार गठन की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन आखिर इतना देरी क्यों? प्रचंड बहुमत महायुति को मिला, एक हफ्ते बीतने जा रहे हैं नतीजे आते हुए, और अभी तक मुख्यमंत्री का फैसला नहीं, नई सरकार गठन में देरी। शरद पवार कह रहे हैं कि जनादेश का तो अपमान है। नहीं, देखिए, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कोई भी कदम उठाती है तो बड़ी रणनीति होती है उसके पीछे, और निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि मतलब इतना लंबा वक्त लग रहा है, और अन्यथा इतना बड़ा जनादेश आपको मिला है, उसके बाद तो इतनी देरी होनी नहीं चाहिए थी। आपको जो करना है आप कर दीजिए, फडणवीस को बनाना है बना दीजिए, शिंदे को बनाना है बना दीजिए, किसी तीसरे को बनाना है बना दीजिए, लेकिन बना दीजिए। इसमें क्या होता है, जनता के बीच एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। और ये समय क्यों लग रहा है, ये तो हम सिर्फ उस पर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कुछ अपनी अंदरूनी राजनीतिक प्लानिंग होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे मैंने बताया कि चुनाव है, कुछ ही महीने में वहां पे बीएमसी के चुनाव होने हैं और आपके निकाय के चुनाव होने हैं। तो उन सब चीजों को देखकर वो फैसले लेंगे। तो हो सकता है, मुझे लगता है इस वजह से नीतीश से देरी हो रही है, और जिस तरह से खबरें आ रही कि उनकी तबीयत खराब होगी, गांव चले गए हैं, डॉक्टर घर चेक करने जा रहा है, कोई तो वगैरह मानसिक हालत बिगड़ गई है, संजय राउत का सुबह बयान आया, डिप्रेशन में आ गए, तो ये सब कयास चलते रहेंगे। अब भाई मुख्यमंत्री इतने लंबे दिनों तक उन्होंने काम किया, रैलियां की, थक जाता है आदमी, तो थोड़ा से 2 दिन फिर अगर वो सत्ता में आ जाएंगे, जब सरकार बन जाएंगी, तो फिर आपको दौड़ना है, काम करना है, तो आराम फरमाने गए हैं अपने गांव में, पैतृक गांव। तो क्या एकनाथ शिंदे नाराज हैं महायुति से, बीजेपी से? नहीं लगता है कि वो नाराज है, और नाराज होने का कोई कारण, और नाराज होके कुछ कर भी नहीं सकते वो। एकनाथ शिंदे बहुत अच्छे से जानते हैं कि नाराज होके क्या कर लेंगे वो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना सीटों का महामेरू है, और इनके पास भी जो 57 सीटें उसमें भी बीजेपी के लोग हैं, तो ये नाराज होके करेंगे क्या? नाराज होकर अपना ही नुकसान करा लेंगे, तो नाराज क्यों होंगे वो?
और वो कहते भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो एक सामान्य से अदने से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया शिवसेना के, वो तो उनके लिए बड़ा, उनके जीवन काल में एक बड़ा गौरव वाला पल हो गया कि मुख्यमंत्री अगर नहीं भी रहते तो भी एक सीएम कहा जाएगा उनको जीवन भर। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी का ऋण है उनके ऊपर, और मुझे नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे वो बगावत करेंगे और उनके खिलाफ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, और करेंगे तो आज के वक्त में सबसे शक्तिशाली पार्टी, सबसे शक्तिशाली दल अगर कोई है भारतीय जनता पार्टी है, तो उससे बैर लेकर आप राजनीति में रह पाएंगे या कर पाएंगे। उद्धव ठाकरे का क्या हाल हुआ ये सबसे बड़ा उदाहरण है, शरद पवार का क्या हाल हुआ ये सबसे बड़ा उदाहरण है। नहीं, तमाम राजनीतिक पंडित सर बोल रहे हैं कि ना शिंदे ना फडणवीस, तीसरा कोई चेहरा हो सकता है जिसको बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकती है। इसमें थोड़ा दम नजर आ रहा है, क्योंकि अगर समय ले रही है भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसा अनोखा प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है जो मध्य प्रदेश में किया गया, जो राजस्थान में किया गया, और जो अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने किया, उस तरह का कोई प्रयोग महाराष्ट्र में, और शिंदे को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए जो मुख्यमंत्री के पद से हटाए जाने का भी जो मराठा समाज है वहां का, उसमें गलत संदेश न जाए, शिव सैनिकों में गलत संदेश न जाए। तो इसलिए भी हो सकता है कि थोड़ा समय लिया जा रहा हो, बार्गेनिंग चल रही हो, और फडणवीस के बारे में कहा जा रहा है कि उनको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वो भी नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल खत्म हो गया और उनको घसीटे जा रहे हैं, तो उनके जगह भी किसी को लाना है। संघ से भी करीबी है फडणवीस की, भारतीय जनता पार्टी में भी मोदी शाह से ठीक ठाक रिश्ते हैं, और लोकप्रियता के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में उन्होंने जिताकर बता दिया कि लोकप्रिय है। तो कहा जा रहा है कि फडणवीस को पार्टी की जिम्मेदारी दी जा सकती है, शिंदे को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी, और खबरें ये भी आई बीच में कि उनका जो बेटा है, जो यहाँ पर सांसद है, उसको डिप्टी सीएम बना दिया जाए और केंद्र में शिंदे साहब आ जाए। तो ये इस तरह के भी कुछ समीकरण वहां पे बताए जा रहे हैं, लेकिन ये सारे कयास है। मैं फिर कह रहा हूं दर्शकों को, सब हम सोच सकते हैं, अंदर की खबरें हैं जो हमारे कुछ सोर्सेस है वो बताते हैं, वहां जो बातचीत की है, लेकिन सोर्सेस पे भी कितना यकीन किया जाए, क्योंकि जो शाह और मोदी के दिमाग में होता है वो किसी सूत्र को पता नहीं होता है, और वो अंतिम फिर चीटी निकलती है और उस चीट में नाम आता है, तो जो पीछे बैठा हुआ आदमी होता है उसको लगता है अच्छा मेरा नाम लिखा हुआ है, तो वो आगे आ जाता है। तो ये होता है। तो महाराष्ट्र में देखिए आप, बड़ी दिलचस्प है, लेकिन ये जो चल रहा है महाराष्ट्र की जो एक तरह से सियासी जिसको हम कह सकते हैं घटनाक्रम जो है, ये बड़ा दिलचस्प है। पूरे देश की निगाह इस पे कि भारतीय जनता पार्टी को इतना भयंकर मैंडेट मिला है, उसके बावजूद ये इतनी हिला हवाली क्यों हो रही है। और कहते हैं कि जब दही मथा जाता है और उसमें से घी निकलना होता है तो समय लगता है, बहुत घसना होता है, तो हो सकता है कुछ अच्छा घी निकलने वाला हो। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम आपको देखने को मिल रहा है और तरह तरह के दावे हैं, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, उसको हमने पॉइंट दर पॉइंट तथ्यात्मक तरीके से बताने की कोशिश की। इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और महाराष्ट्र में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय जरूर दें। बाकी खबरों के लिए देखते रहें, धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।